गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड के बारे में, जो सबका आइडिया मैक्सवेल साहब दिए थे, लेकिन उस पर अभी कोई सवाल ढंग का नहीं किया गया है। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट क्या किया, क्वेश्चन है, एक साइंटिस्ट क्या किया कि एक ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी के बीच में, और वो ग्राफ बनाया है 1 मोल CO2 का और 1 मोल CH4 का। दो गैस लिया है, 1 मोल CO2, 1 मोल CH4, और उसका ग्राफ ड्रॉ किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी के बीच में। अब देखिए, ग्राफ इस तरीके के हैं। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। ऐसा मान लीजिए ग्राफ है, वो ऐसे ग्राफ इंडिकेट किया, लेकिन वो थोड़ा भुलक्कड़ साइंटिस्ट था। वो ये इंडिकेट करना भूल गया कि ये वाला जो ग्राफ है वो किस गैस के लिए है और ये वाला जो ग्राफ है वो किस गैस के लिए है। बात समझिएगा, 1 मोल CO2 और 1 मोल CH4 के लिए वो साइंटिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ तो ड्रॉ किया, लेकिन थोड़ा भुलक्कड़ होने के ख्याल से ये इंडिकेट करना भूल गया कि कौन सा ग्राफ किस गैस के लिए है। अब आपको इंडिकेट करना है कि ये वाला CO2 के लिए है कि CH4 के लिए है, ये वाला CO2 के लिए है कि CH4 के लिए है। यही क्वेश्चन है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए करते क्या हैं कि आप कुछ नहीं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का थोड़ा सा आइडिया यहां से लगा सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ऊपर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये ध्यान दीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि जिसमें ऊंचाई ज्यादा है उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है, नहीं। जिसका ऊंचाई कम है उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम है, ऐसा नहीं है। दिमाग में रखिएगा, ऊंचाई आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो एक का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है, इतना, और ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके पास जो स्पीड है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो एक का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये हुआ कम और एक का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये हुआ ज्यादा। इसको लिख दे रहे हैं V_RMS1, V_RMS2। यहां दिमाग में रखेंगे कि V_RMS2 जो है वो ज्यादा है V_RMS1 से। मतलब ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है सेकंड वाले का, ये ज्यादा है, ये ओरिजिन से दूर है। अब इसमें खैर कौन है CH4 का, कौन है CO2 का, ये अगर जानना है तो ये बड़ा आसान है। हम लोग ये जानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, ओहो, यहां लिखना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हम लिख दिए रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड। ये हुआ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक का, ये हुआ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दूसरे का। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दूसरे का ज्यादा है पहले वाले से। हाँ, तो बता रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं √2RT/m। यहां पर 2 तो एक नंबर है, R भी जानते हैं आप कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, और ये जो बड़ा वाला M है ये है मोलर मास, फॉर्मूला मास। मोलर मास कहने का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और ये फॉर्मूला मास आप देख लीजिए कि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, ऊपर नीचे। इसका मतलब कि फॉर्मूला मास का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो इसका स्पीड जो है वो कम होगा, और इसका अगर वैल्यू कम होगा तो इसका स्पीड का वैल्यू ज्यादा होगा। अब सुनिए मेरा बात, आप देखिए CO2 के लिए, CO2
सी का मास होता है 12, 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 32, दोनों को जोड़ देंगे तो 44 ग्राम पर मोल। और अगर CH4 का बात करें तो C का हो गया 12 और 4 हाइड्रोजन का हो गया 4, तो ये हो गया 16 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला मास का वैल्यू इसका कम है और फॉर्मूला मास का वैल्यू इसका ज्यादा है, तो जिसका फॉर्मूला मास का वैल्यू कम होगा उसका ये वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये वैल्यू ज्यादा है जिसका फॉर्मूला मास कम है, इसका मतलब ये हुआ 1 मोल CH4 और ये हो गया 1 मोल CO2। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। दिमाग में यही रखना है कि जब ये इंडिकेट करना कोई भूल गया तो आप क्या करेंगे, देख लेंगे कि इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, किसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है, तो इस ग्राफ का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर्मूला मास पे इनवर्सली डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला मास कम उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा। तो फॉर्मूला मास कम है CH4 का, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा हो गया। ये तो एक सवाल हुआ। इसी तरीके से कुछ कुछ घुमा घुमा के आपसे ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा होता, 2 गैस नहीं लेते, जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि एक गैस लिए थे CO2, एक गैस लिए थे CH4। हो सकता है चलिए 2 गैस नहीं लेते, एक ही गैस लेते, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर लेते। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेता, लेकिन एक बार लेता 27 डिग्री सेल्सियस पर और एक बार लेता 127 डिग्री सेल्सियस पर। एक साइंटिस्ट एक ही गैस लिया है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे लिया है, और उसके बाद वो ग्राफ ड्रॉ किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। ये रहा एक ग्राफ, ये रहा दूसरा ग्राफ। ये इंडिकेट करना भूल गया कि कौन सा ग्राफ किस टेम्परेचर पे है। और आपको अगर इंडिकेट करना है कि कौन सा ग्राफ किस टेम्परेचर पे है, तो आप कैसे इंडिकेट कीजिएगा ये सुनिए। जैसे यहां पर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है वो हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा है। अब करेंगे क्या, वही काम करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है √2RT/m। यहां तो टेम्परेचर से रिलेटेड सवाल है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा तो इस ग्राफ का है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे हुआ। ये हुआ 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे है तो इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम होगा, ये ज्यादा टेम्परेचर पे है तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगा। इस तरीके से ग्राफ से क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड पे। अब देखिए हम लोग थोड़ी थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा बताए थे कि 2 साइंटिस्ट थे, एक मैक्सवेल साहब और एक बोल्ट्जमैन साहब, जिनको इस चैप्टर में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आखिर उनको क्यों दिया गया नोबेल पुरस्कार, तो इसके लिए हम लोग जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि मैक्सवेल साहब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का फॉर्मूला दिए हैं √2RT/m। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला दिए हैं √8RT/π×m। आरएमएस स्पीड निकालने का फॉर्मूला दिए हैं √3RT/m। और क्या किए हैं मैक्सवेल साहब, अब हम लोग ये देखेंगे। तो कॉपी पर हेडिंग दे देंगे मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन।
कॉपी पर हेडिंग दे देंगे मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। सुनिए पहले, अगर हम बोले रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में आपको पिछले क्लास में बताए थे कि इट इज डिफाइंड एज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। किसी पार्टिकल का स्पीड है v1, किसी पार्टिकल का स्पीड है v2, किसी पार्टिकल का स्पीड है v3, मान लीजिए किसी पार्टिकल का स्पीड है vn, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर n है तो सारे स्पीड को अगर स्क्वायर कर दें और उसका अगर मीन निकाल के अगर रूट ले लें तो इसी को रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं, इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो गया v RMS स्क्वायर। इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, ये होगा v1 स्क्वायर, ये होगा v2 स्क्वायर, ये होगा v3 स्क्वायर, ये होगा vn स्क्वायर बाई n। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, vn स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू v RMS स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए, गैस में अगर कोई गैस है, गैस में बहुत सारा पार्टिकल है, सारे पार्टिकल का अगर हमको काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, अगर हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर मान लीजिए CO2 है, सारा पार्टिकल अगर CO2 का है तो सबका मास तो सेम होगा, तो लिख दिए m, लेकिन सबका स्पीड अलग अलग होगा। किसी का स्पीड होगा v1, किसी का स्पीड होगा v2, किसी का स्पीड होगा v3, उसी प्रकार से किसी का स्पीड होगा vn। अब कोई सोचे कि स्पीड अलग अलग क्यों है, एक ही गैस है तो, क्योंकि बताए थे लास्ट क्लास में भी कि गैस का जो भी पार्टिकल है वो रेस्ट में नहीं होता है, वो लगातार मोशन में होता है। मोशन में रहने के दरमियान वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहता है, वॉल के साथ भी कोलाइड करते रहता है, जिस कारण से स्पीड डिफरेंट होता है। तो किसी का स्पीड है v1, किसी का स्पीड है v2, किसी का स्पीड है v3। अब अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी देखें तो 1/2 m तो सब में है, कॉमन ले लिए, लिख दिए v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, vn स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m। ये जो है इसके जगह पे आप लिख सकते हैं n इंटू v RMS स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लिए और ये दिमाग में रख लीजिए, इक्वेशन 1 नहीं सॉरी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 मास ऑफ गैसियस पार्टिकल, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे अगर कोई बोल दे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकलेगा, हर पार्टिकल का स्पीड पता होएगा तब ना। तो देखिए, आप इतना आपको पता है कि मैक्सवेल साहब रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने का ये भी फॉर्मूला दिए हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये जो फॉर्मूला है अगर आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो लिखेंगे 1/2 m इंटू n। यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करिएगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3RT/m। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर ये है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल। क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल है, अगर इसको हम मान लिए बड़ा वाला n, बड़ा वाला n होता है एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल है
ये जो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल है, अगर इस नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल को अगर हम लोग बड़ा वाला n मान लिए, बड़ा वाला n कहने का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मान लिए, मतलब कि ये जो नंबर है इसको 1 मोल मान लिए, 1 मोल। बोले कि ये जो n है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल। नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर के बराबर अगर मान लिए, 1 मोल मान लिए, तो इसके आगे तो छोटा वाला m लगा हुआ है। बात सुनिएगा, m इंटू n है, हम इस n को बड़ा वाला n मान रहे हैं, तो ये हो गया 1 मोल। 1 मोल पार्टिकल का मास, आगे मास लगा हुआ है, ये है मास ऑफ पार्टिकल। बात फिर से सुनिए, ये जो m है वो है मास ऑफ गैसियस पार्टिकल, ये है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल। अगर हम नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल को 1 मोल मान लिए तो ये हो गया 1 मोल पार्टिकल का मास, ये हो गया 1 मोल पार्टिकल का मास। तो 1 मोल पार्टिकल के मास को ही हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं। तो अगर यहाँ पे फिर हम फॉर्मूला मास रख दें, फॉर्मूला में टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर, फॉर्मूला है 1/2, फॉर्मूला है 1/2, मास है ये, n को हम लोग बड़ा वाला n मान लिए, 1 मोल मान लिए, तो 1 मोल पार्टिकल के मास को फॉर्मूला मास कहते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है 3RT/m। अब ये m से m को कैंसिल कर दिए, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 3/2RT। अब देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आसानी से निकल जाएगा। 3 क्या है तो नंबर है, 2 क्या है तो नंबर है, R का आप वैल्यू जानते हैं गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कि कोई भी गैस है, आपको अगर उसका टेम्परेचर पता है कि कितना टेम्परेचर पे है, तो उसका आप टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बात है। अगर मान लीजिए कि आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है और उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड किया जाता है। हम लोग तो नंबर ऑफ पार्टिकल मान लिए थे 1 मोल, तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे। अब अगर देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो ये 3/2 है, यहां ये R/n हो गया, और ये टेम्परेचर है। इसी R/n को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये K है और नीचे B लिखा हुआ है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो R का वैल्यू रखेंगे, और ये जो नंबर है एवोगैड्रो नंबर, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ देखिए कि मैक्सवेल साहब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिए। टोटल काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला है मेन, इसी को सिंपलीफाई करके ये फॉर्मूला लाया गया है। तो ये मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। दिमाग में एक बात रखिएगा कि हम लोग जो लॉ पढ़ रहे थे, जैसे बॉयल्स लॉ पढ़े, तो उसे 11th में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। जो बच्चा केवल 11th कर रहा है, जिसको नहीं करना है, हमको नहीं करना है IIT, हम नहीं करना चाहते इंजीनियरिंग, हमको फैशन डिजाइनिंग में जाना है, आगे हमको BCom लेना है, या आगे हमको कुछ और करना है, प्लेन ग्रेजुएशन करना है, तो उन बच्चों को हम बता दें कि वो बच्चे बॉयल्स लॉ पढ़े, चार्ल्स लॉ पढ़े, एवोगैड्रो लॉ पढ़े, गेलुसैक लॉ पढ़े, PV = nRT पढ़े, अब बाकी जो 9 फॉर्मूला हम लिखवा के उस पर न्यूमेरिकल करवाए हैं वो करें, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े। उसके बाद फिर उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, RMS स्पीड, मैक्सवेल का ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसके बाद एक और बताएंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जैसे ही हम लिखवाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उनके लिए वहां से इंपॉर्टेंट है, तो वो इसको लाइटली ले सकते हैं। लेकिन जिनको जेई के लिए प्रिपरेशन करना है उनके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से टोटल काइनेटिक एनर्जी का और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया। पहले इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग बोल्ट्जमैन का कंट्रीब्यूशन देखने जा रहे हैं मैक्सवेल के बाद।
पहले इसको मिटा दे रहे हैं। ये फॉर्मूला वहां यूज होगा। सबसे पहले तो कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा बोल्ट्जमैन कंट्रीब्यूशन। ये कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा सबसे पहले। इसके बाद क्या करिएगा, पहले एक इक्वेशन लिखिएगा, PV इज इक्वल्स टू 1/3 m इंटू n VRMS का स्क्वायर। पहले तो एक इक्वेशन लिखिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा और जान जाइएगा कि इसको पढ़ते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को पढ़ते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। ये इक्वेशन ऐसे ही डायरेक्ट याद रखना है कि इसको काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। सुनिए, बॉयल्स लॉ तो सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद जो चार्ल्स लॉ आया है या एवोगैड्रो लॉ आया है, उन सब के पहले, बॉयल्स के बाद चार्ल्स, ये सब के पहले एक बर्नौली साहब थे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिए थे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वो दिए थे और उसके बाद फिर उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को इंप्रूव किया और भी साइंटिस्ट लोग, जिसमें एक बोल्ट्जमैन भी था। तो वो सब मिलके एक इक्वेशन दिया है काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये सबसे पहले का है, मतलब चार्ल्स के भी पहले का है, बॉयल्स के बाद का है और चार्ल्स के भी पहले का है। तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन इसको जाना जाता था। इसको इक्वेशन 1 मान लिए अपने एक्सपेरिमेंट में बोल्ट्जमैन साहब। बोल्ट्जमैन साहब का करामात बता रहे हैं कि वो क्या किए, क्यों उनको और मैक्सवेल साहब को, दोनों को दिया गया नोबेल पुरस्कार। मैक्सवेल साहब का काम खत्म हो गया, वो आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, RMS स्पीड के बारे में आइडिया दिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में आइडिया दिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में आइडिया दिया। यहाँ पे उनका काम खत्म हो गया। बोल्ट्जमैन साहब का काम शुरू हो गया। बोल्ट्जमैन साहब ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिए। किसको? तो काइनेटिक गैस इक्वेशन वाले इक्वेशन को, इसको वो इक्वेशन 1 मान लिए। वो बोले कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 m इंटू n VRMS का स्क्वायर। वो बोले कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, क्योंकि मैक्सवेल दिया तो इसके इक्वेशन को वो लिए। अब उसके बाद फिर बोले कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। वो बोले कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में वेलोसिटी है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा। आप देखिए आइस में, बर्फ में पार्टिकल्स नियरली रेस्ट में होता है, हल्का वाइब्रेट कर रहा होता है। जब आप उसको गर्म करके लिक्विड बनाते हैं तो वहां पर वो मूवमेंट बढ़ जाता है, और गर्म करके जब उसको आप वेपर बनाते हैं तो वहां मूवमेंट और बढ़ जाता है। तो दिमाग में रखिए कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये है, तो वो लिख दिए 1/2 m इंटू n VRMS स्क्वायर। ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। फिर वो क्या किए कि लिखे 1/2 m इंटू n VRMS स्क्वायर। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो कांस्टेंट डाल दिए। फिर क्या किए, m इंटू n VRMS स्क्वायर बराबर, ये 2 को क्रॉस कर दिए तो 2 kT। अब ये जो वैल्यू है, ये जो इसका जो वैल्यू है यहां पर इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। On putting this value in equation first, इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को वो पुट कर दिया तो आया PV इज इक्वल्स टू 1/3
और इसके जगह पर वो लाए 2kT, तो यहां पर वो 2kT को पुट कर दिए, 2kT को पुट कर दिए। तो लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू 2/3 kT, ये हुआ। अब आप देखिए 2 क्या है, नंबर कांस्टेंट, 3 क्या है, नंबर कांस्टेंट, K क्या है तो कांस्टेंट। तो वो क्या किए कि 2/3K के वैल्यू को, मतलब ये सब कांस्टेंट ही है, तो बोले कि इसका वैल्यू इतना होना चाहिए, इसका वैल्यू इतना होना चाहिए कि इन दोनों से जब उसको गुना कर दें तो R के बराबर हो जाए, मतलब इसको वो इसके वैल्यू के बराबर मान लिए। अब उसके बाद लिख दिए PV इज इक्वल्स टू RT, वो ये फॉर्मूला ले आए बोल्ट्जमैन साहब। देखिए बोल्ट्जमैन साहब क्या किए, बोल्ट्जमैन साहब पहले बोले कि चलो ये तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, सॉरी काइनेटिक गैस इक्वेशन नॉन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। मैक्सवेल साहब का इक्वेशन वो लिखे, बोले कि ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो कांस्टेंट डाल दिए, उसके बाद ये जो है यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, अब उसके बाद इसके वैल्यू को यहां पर पुट कर दिए, अब 2/3K को वो R मान लिए, तो PV इज इक्वल्स टू RT हो गया। इसके बाद बोले क्या किए बॉयल साहब, सारा हम फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। वो बोले कि अगर मान लो केस 1, मान लो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो बोले कि चलो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां से टेम्परेचर को गायब करो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लिखोगे, PV इज इक्वल्स टू R लिखोगे, मतलब PV इज इक्वल्स टू तुम कांस्टेंट लिख रहे हो, तो यहां से फॉर्मूला होगा P1 V1 बराबर कांस्टेंट और P2 V2 बराबर कांस्टेंट, तो फॉर्मूला आ जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। बोले आ तो गया मेरे फॉर्मूला से बॉयल्स लॉ। बोले चार्ल्स क्या किया रे, चार्ल्स भी कुछ नहीं किया। चार्ल्स में क्या था, चार्ल्स में था एट कांस्टेंट प्रेशर, तो चलो हम प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां से प्रेशर को गायब करो तो क्या लिखोगे, V इज इक्वल्स टू RT, V/T बराबर लिख दोगे कांस्टेंट, तो V/T अगर कांस्टेंट हो गया तो V1/T1 भी कांस्टेंट हो गया, V2/T2 भी कांस्टेंट हो गया, आ तो गया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स कहां कुछ किया, इसी से तो चार्ल्स लॉ आ रहा है, इसी से तो बॉयल्स लॉ आ रहा है। बोले कि गे-लुसैक साहब वो क्या किए, वो बोले एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर मान लीजिए कि इसमें हम वॉल्यूम को गायब कर दें तो क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू RT, इसका मतलब कि P/T बराबर कांस्टेंट, तो P/T बराबर कांस्टेंट है तो P1/T1 बराबर कांस्टेंट, P2/T2 बराबर कांस्टेंट, आ तो गया गे-लुसैक लॉ मेरे ही फॉर्मूले से। इसके बाद ये जो 3 केस बताएं, अब यहां पर वो बोल्ट्जमैन साहब लाए थे PV इज इक्वल्स टू RT, तो बोले कि अगर मान लीजिए फॉर इन मोल गैस कहें, इन मोल गैस, ये तो है मान लीजिए 1 मोल गैस, ये तो है 1 मोल गैस के लिए, अगर मान लीजिए कि इन मोल गैस कहें, फॉर इन मोल गैस, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला PV इज इक्वल्स टू nRT। अब यहां से फिर सारा फॉर्मूला निकल सकता है, n को m/m सेट करके जो भी अभी तक पढ़े सब फॉर्मूला आ जाएगा। जब वो अपने इक्वेशन से ये सारा फॉर्मूला डिराइव करने लगे तो उसके बाद फिर उनको नोबेल पुरस्कार देके शांत कर दिया गया। और चूंकि वो अपना ये फॉर्मूला लाने में मैक्सवेल के भी फॉर्मूला को बढ़िया से यूज किए हैं, तो मैक्सवेल को भी नोबेल प्राइज दिया गया है। ये कारण है बोल्ट्जमैन साहब को और मैक्सवेल साहब को नोबेल पुरस्कार मिलने का। तो
बात समझिए, ये जो आप आज पढ़े हैं आज का क्लास, तो उसमें ये जो आपको मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाले हैं, या आपको जो बोल्ट्जमैन का कंट्रीब्यूशन आपको बताए हैं, ये आपको जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th के लिए फिर इंपॉर्टेंट आएगा अगले क्लास से, लेकिन जिसको जेई के लिए प्रिपेयर करना है, ये अच्छे से मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन 2-4 बार लिखें, जो ऐसे आज हम लिखवाए हैं, करवाए हैं, और उसके बाद उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।